मतलब सालों की लंबी लीगल बैटल, मार्वल की बैंकरप्सी के कगार पे आना, एक ऐसे सुपर हीरो के आइडिया को कचड़े में फेंक देना ये कहकर कि लोग तो मकड़ियों से डरते हैं, और अपने ही सबसे बड़े कैरेक्टर के राइट सिर्फ चंद मिलियन डॉलर्स में सोनी को बेच देना। इन सब के बावजूद 3 मई 2002 को सैम रेमी की स्पाइडरमैन रिलीज होती है और उस दिन सुबह स्टैन ली और सोनी के एग्जीक्यूटिव्स डरे हुए होते हैं कि सीजीआई से बनी वेब स्विंगिंग ऑडियंस को कार्टूनिश ना लगे और उन्हें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलना ना शुरू हो जाए। इवन स्पाइडरमैन का आइडिया ही शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया होता है। So I came up with Spider-Man. And I said to him, I got this great idea. I want to call him Spider-Man, and he's a teenager. So I gave him the idea, and he said, Stan, that is the worst idea I have ever heard. He said, first of all, people hate spiders. You can't call a hero Spider-Man. Secondly, he said, he can't be a teenager. Teenagers are only sidekicks. And finally, he can't have personal problems. Don't you know what a superhero is? बट तभी एक चमत्कार होता है और स्पाइडरमैन फ्लॉप होने की जगह हॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट साबित होती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब इस फिल्म को देखने बच्चों से लेकर बड़ों तक का सैलाब घर से निकल के थिएटर के सीट्स पे बैठा होता है और इसने पहली बार हिस्ट्री में 1 वीकेंड में 100 मिलियन कमाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया होता है। और आज भी टॉबी मैकगायर की एंट्री जब स्पाइडरमैन नो वे होम में होती है तो समय रैना के शब्दों में सब कुछ क्रेजी हो जाता है। लेकिन उस रिजेक्शन से लेकर आज के $1 बिलियन सिनेमैटिक यूनिवर्स तक का सफर, मतलब आप सिर्फ इस जर्नी पे एक फिल्म बना सकते हो। हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जो अगर नहीं आई होती तो अभी भी एमसीयू, आयरन मैन और एवेंजर्स जैसी फिल्मों को वजूद शायद नहीं होता। आज स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज जिसने हॉलीवुड के इतिहास को दोबारा से लिखा, उसके बारे में, उसकी स्ट्रगल, उसकी पूरी स्टोरी आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि टॉबी मैकगायर से लेकर के टॉम हॉलैंड तक इसको बनाने में कितनी डिफिकल्टीज आई थी और वो कौन सा सबसे बड़ा हॉलीवुड सुपर हीरो था जिसको पुरानी स्पाइडरमैन फिल्म में वन ऑफ द लीड कैरेक्टर ऑफर किया गया था और वो कौन सी लीड हीरोइन थी जिसको इस फिल्म से गंदे तरीके से रिमूव कर दिया गया था और मेकर्स ने पहले स्पाइडरमैन को बनाने के लिए कितने पापड़ बेले थे और क्या सच में टॉबी मैकगायर के पीठ में दर्द के बहाने की वजह से स्पाइडरमैन 2 से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। एंड स्पाइडरमैन की सक्सेस का हॉलीवुड और ग्लोबल सिनेमा पे क्या इंपैक्ट पड़ा था। तो मार्वल के बैंकरप्सी कगार पे आना, सोनी को राइट्स बेचना और फिर एक ऐसी लेगेसी बन जाना जिसने सिनेमा का इतिहास बदल दिया, आज डिटेल में बात करेंगे स्पाइडरमैन की इंटायर जर्नी की। अब टॉबी मैकगायर की स्पाइडरमैन मूवी 2002 में रिलीज होती है, लेकिन इस मूवी को सक्सेसफुली प्रोड्यूस होने में लगभग 17 साल लग जाते हैं क्योंकि इस मूवी के बनने का प्लान अर्ली 1980 के टाइम से ही चल रहा होता है। तो 1978 में मेन स्ट्रीम सुपर हीरो जॉनर में एक फिनोमेनन होते हैं क्रिस्टोफर रीव्स, और क्रिस्टोफर रीव्स की सुपरमैन जो इतना पॉपुलर हुआ था कि आज तक लोग उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बना के पैसे छापते हैं। और इसी को देख के मार्वल को भी लगा होता है कि हम भी अपने सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपर हीरो स्पाइडरमैन पे मूवी बना सकते हैं, जो कि सच बोलो तो इकलौता सुपर हीरो था मार्वल के पास जिसपे बनाई हुई मेन स्ट्रीम मूवीज बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा सकती थी। और ओरियन पिक्चर्स के अंदर स्पाइडरमैन के फाउंडर स्टैन ली ने मूवीज को डेवलप करना चालू कर दिया था। उन्होंने एक स्क्रिप्ट अच्छे से तैयार भी कर ली थी, लेकिन स्क्रिप्ट को लिखते लिखते 1983 आ गया जिस साल उस सुपर हीरो फ्रेंचाइज की मूवी रिलीज हुई, जिस मूवी से स्टैन ली इंस्पायर्ड हुए थे अपनी फिल्म बनाने के लिए। और हाँ, वो सुपरमैन 3 ही थी जो बॉक्स ऑफिस पे अपनी प्यारी अल्फा के लेवल की फ्लॉप हुई थी, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन मूवीज का बजट इशू होने लगा था एंड इवेंचुअली मूवी को शेल्व्ड करने की कोशिश की गई क्योंकि उस टाइम पे सारे प्रोड्यूसर सुपर हीरो मूवी की स्क्रिप्ट कूड़े में फेंक कर रहे थे। इसके बाद स्पाइडरमैन के राइट्स 1985 में कैनन ग्रुप नाम के प्रोडक्शन हाउस ने खरीद लिया होता है, लेकिन उनके ओनर्स ने स्पाइडरमैन को एक वेयरवुल्फ या फिर वैम्पायर टाइप कैरेक्टर समझ लिया होता है। लेकिन जहाँ पे वो एक भेड़िया होता है तो यहाँ पे एक मकड़ा, जिसके चलते उन्होंने टेक्सास चेनसॉ मैसेकर के डायरेक्टर को शाइन भी कर लिया होता है और स्पाइडरमैन को एक प्रॉपर हॉरर स्लैशर मूवी की तरह बनाने का प्लान होता है जिसमें खून खच्चर कोई हद नहीं होगी। लेकिन जैसे स्टैनली ने स्क्रिप्ट को देखा होता है, उन्होंने कहा होता है कि ये क्या है, बना दिया हो। यहाँ पे मैं स्पाइडरमैन की कॉमिक्स बच्चों के लिए लिखता आया हूँ और उन्हीं बच्चों को थिएटर से बाहर फेंकने का काम तुम लोग कर रहे हो। तो इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह से डिलीट करके स्टार्ट से वापस लिखा जाता है और फाइनली स्टैन ली को भी स्क्रिप्ट पसंद आती है। बेशक उसमें कॉमिक्स बुक से काफी सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन की सोल वापस लौट आई होती है जो पहले मकड़ा बनाने चली गई थी। और उन्होंने जोसेफ जीटो को एज ए डायरेक्टर अप्रोच किया होता है जिन्होंने उस टाइम रिसेंटली एक हिट मूवी डिलीवर करी होती है और वह स्पाइडरमैन के लिए नन अदर देन खतरों के खिलाड़ी टॉम क्रूज को कास्ट करना चाहते थे। और इसी के साथ साथ स्टैन ली ने मूवी में स्पाइडरमैन के जानी
दुश्मन बनने वाले जे जोना जेमिसन को रोल में कैमियो देने की रिक्वेस्ट करी होती है, जिसको फाइनलाइज भी कर लिया जाता है। और मैं सच बोलूं तो जिस स्टैनली को मैंने इंटरव्यूज में मीठी मीठी बातें करते देखा है, उन्हें स्पाइडरमैन की जान के पीछे पड़ते देख के मजा आ जाता है। बाकी सब कुछ सही जा रहा था और मूवीज का बजट फाइनली $15 मिलियन के अराउंड फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन इसी टाइम पे फिर से उनकी नैया डुबाने 1987 में सुपरमैन 4 आती है और वो भी बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन मूवीज का बजट काट के डायरेक्ट $7 मिलियन कर दिया जाता है। मतलब डीसी वालों को एक बार चैन नहीं मिला सुपरमैन के साथ फ्लॉप देख के, तो वो एक और डिजास्टर लेके आ गए थे और इसी वजह से हमारा स्पाइडरमैन का काम साला आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। और उस साल सिर्फ सुपरमैन 4 ही नहीं, उसके साथ साथ ही मैन की मास्टर ऑफ यूनिवर्स भी आई थी, जिसका इस साल रीबूट रिलीज होके फ्लॉप हो गया और वो मूवी उस टाइम पे भी फ्लॉप हो गई थी, जबकि उस टाइम पे ही मैन काफी पॉपुलर सुपर हीरो था। मतलब मानना पड़ेगा कि ही मैन की कंसिस्टेंसी का कोई जवाब नहीं। मतलब वो लोग उस टाइम पे भी डिजास्टर दे रहे थे और आज भी डिजास्टर दे रहे। अब बजट के आधे से भी कम पैसे होने की वजह से मूवी के डायरेक्टर इतने दुखी हो चुके थे कि उन्होंने मूवी ही छोड़ दिया था और स्पाइडरमैन मूवी एक बार फिर से लटक गई थी। इसके बाद स्पाइडरमैन के राइट्स कार्लो पिक्चर्स के पास चली जाती है, जहाँ पे मूवीज बनाने के लिए सबसे फेवरेट चॉइस डायरेक्टर होते हैं टाइटैनिक को डुबाने वाले जेम्स कैमरून। अब वैसे तो वो एक्समैन की मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन स्टैन ली ने उन्हें जैसे तैसे मना लिया होता है कि वो स्पाइडरमैन मूवी बनाए और इसके लिए वो उस टाइम पे सबसे परफेक्ट डायरेक्टर थे। और जेम्स कैमरून ने मूवी की स्क्रिप्टिंग भी 1993 में काम चालू कर दी थी। उन्हें काफी ज्यादा मैच्योर टोन भी दिया था स्पाइडरमैन को और कॉमिक्स से कुछ चेंजेस भी किए थे, जैसे इलेक्ट्रो के इस वर्जन में एक पैसे और पावर का भूखा बिजनेसमैन की तरह दिखाना, कुछ किंग पिंग जैसा, जिसका सिक्योरिटी गार्ड सैंडमैन होता है और साथ ही साथ इसमें पीटर पार्कर और एमजे का इंटीमेट सीन्स भी होने वाला था, वही ब्रुकलिन ब्रिज पे। लेकिन वापस एमजीएम स्टूडियोज के साथ राइट्स का इशू हो गया और उन्होंने डायरेक्ट अल्टीमेटम दे दिया कि अगर तुमने स्पाइडरमैन मूवी बनाई तो हम तुम्हारे जेम्स बॉन्ड पे भी मूवी बना देंगे। और मूवी फिर से अटक गई, जिसके बाद जेम्स कैमरून से भी ज्यादा वेट नहीं हुआ और वो मूवी को छोड़ के टाइटैनिक की नैया डुबाने निकल गए। अब स्पाइडरमैन को तो डुबा के आ ही गए थे, फिर सालों बाद उन्होंने बताया कि स्पाइडरमैन के लिए उनकी फर्स्ट चॉइस लियोनार्डो डिकैप्रियो ही थे। वैसे भी जेम्स कैमरून का अलग ही ऑब्सेशन है लियोनार्डो से, वो अवतार में भी उसे कास्ट करने वाले थे। अब इसी के साथ उन्होंने फिर स्पाइडरमैन छोड़ के टाइटैनिक बना डाली और विलन के लिए वो अपने ही टर्मिनेटर वाले स्टार आर्नोल्ड सुभाष नवर को लाने वाले थे। इसके बाद स्पाइडरमैन मूवी उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि 1997 में डीसी एक बार फिर से एक और डिजास्टर मूवी के लेके आई और उस फिल्म का नाम था बैटमैन एंड रॉबिन्स, जो सिर्फ डीसी की ही नहीं बल्कि सुपर हीरो मूवीज की शायद सबसे बड़ी डिजास्टर थी। और मार्वल भी उस टाइम पे बैंकरप्ट हो गया था। लेकिन 1998 में ब्लेड की मूवी सक्सेसफुल हुई, जिसकी आज मूवी सालों से लटकी हुई है और इसने मार्वल को एक आखिरी उम्मीद दी प्रोड्यूसर्स को मार्वल कैरेक्टर पे भी मूवी बना सकते हैं। और मार्वल ने भी इतने पैसे रिकवर कर लिए थे कि वो एक और मूवी से अपना नाम एसोसिएट कर पाए। तो स्पाइडरमैन के राइट सोनी को बेच दिए जाते हैं। अब यहाँ पे मार्वल ने सोनी को उनके पूरे यूनिवर्स के राइट्स ऑफर किए होते हैं सिर्फ $4 मिलियन, जो मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन सोनी ने सिर्फ स्पाइडरमैन को चूज किया क्योंकि स्पाइडरमैन उस टाइम इकलौता सुपर हीरो था जिसके एक लाइव एक्शन सुपर हीरो मूवी चल सकती थी और बाकी के मार्वल हीरोज को उस टाइम कोई भाव देने वाला नहीं था। और इसी से स्पाइडरमैन मूवी का फाइनल चैप्टर शुरू होता है। ये पूरा आइडिया ही इतना इंटरेस्टिंग था कि उसके अपकमिंग फेमस डायरेक्टर्स की लाइन लग गई थी, जैसे कि टोनी स्कॉट जो पुरानी टॉप गन के डायरेक्टर थे, डेविड फिंचर जो मूवी को अपनी मनमर्जी के साथ बनाना चाहते थे क्योंकि उन्हें पीटर पार्कर की ओरिजिन स्टोरी खास पसंद नहीं आई थी और वो मूवीज को डायरेक्टली ग्वेन स्टेसी के डेथ वाले एपिसोड से चालू करना चाहते थे, जिससे मूवी की टोन बहुत ही ज्यादा सीरियस बन जाती, जिसका मतलब यंग बच्चों वाली ऑडियंस का तो टाटा बाय बाय हो जाता। इसके अलावा इंडिया से ताल्लुकात रखने वाले डायरेक्टर एम नाइट श्यामलन जिन्होंने सिक्स्थ सेंस जैसी आइकॉनिक मूवी बनाई थी, वो भी स्पाइडरमैन के लिए इंटरेस्टेड थे। लेकिन यहीं पे एमी पैस्कल की एंट्री होती है, जो आज भी सोनी पिक्चर्स के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। उन्होंने सैम रेमी का नाम उठाया क्योंकि सैम रेमी बचपन से स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैन थे और उनका पूरा बचपन स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक्स पढ़ते पढ़ते निकला था। लेकिन सोनी की वो कभी टॉप चॉइस नहीं थे क्योंकि वो उस टाइम इविल डेड टाइप की हॉरर मूवीज बनाते थे और सोनी को ये डर था कि ये आके वापस वही मकड़े और भिड़िया वाली स्टोरी बना देगा। लेकिन सैम रेमी के पिक्स के बाद रेमी को खुद हेजिटेशन होने लगी थी कि उनको ये पसंद भी आ रहा है या नहीं। उनका स्पाइडरमैन को लेके पैशन बहुत क्लियर था और सोनी के एग्जीक्यूटिव्स को पिच बहुत पसंद भी आई और वो भी फाइनली कन्विंस हो गए थे सैम रेमी अगेंस्ट ऑल ऑड्स एज अ डायरेक्टर। और फाइनली सैम रेमी को स्पाइडरमैन के लिए डायरेक्टर कंफर्म कर दिया जाता है। अब फाइनली बारी आई थी कास्टिंग की। सोनी के दिमाग में काफी नोन एक्टर्स थे स्पाइडरमैन के लिए, जैसे कि लियोनार्डो डिकैप्रियो जो पहले भी सोनी की नजर में रह चुके थे, हीथ लेजर जो उस टाइम पे हीथ रॉब को 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू मूवी के बाद, और जेम्स फ्रैंको भी ऑडिशन दे रहे थे जिसने मूवी में फाइनली हैरी का रोल प्ले किया था। लेकिन रेमी के दिमाग में उनकी फर्स्ट चॉइस टॉबी मैकगायर ही थे। लेकिन सोनी वाले इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे टॉबी की फिजिक बहुत ही हल्की थी। लेकिन ऑडिशन में टॉबी ने सबको चौंका कर रख दिया था क्योंकि वह पीटर पार्कर की नर्ड पर्सनैलिटी के साथ साथ एक फन पर्सनैलिटी को भी ढंग से दिखा पा रहे थे। इसलिए सोनी ने उनको कास्ट कर लिया होता है और टॉबी ने भी तीनों स्पाइडरमैन की फिल्म एक साथ साइन कर ली होती है। I signed on for 3 of these movies before I even did the first one. That's a nervous thing to do, you know, to sign on to scripts you haven't even
given scene, I was very eagerly awaiting the arrival of the script, and I got the script and I read it, and my first feeling was a feeling of relief. तो मूवी आने तक टॉबी ने बहुत ताबड़तोड़ ट्रेनिंग की होती है, अपनी फिजिक भी अच्छी कर ली होती है, क्लाइंबिंग भी सीखी होती है और मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली होती है। उनके रिफ्लेक्सेस भी इतने खतरनाक हो गए थे कि कैफेटेरिया में एमजे का खाना प्लेट एक साथ पकड़ने वाले मुश्किल स्टंट भी उन्होंने खुद ही करा था। ये कोई सीजीआई वगैरह वीएफएक्स नहीं था। अब हम कास्टिंग की बात कर ही रहे हैं, तो क्या तुम्हें पता है कि नॉर्मन ऑसबोर्न के कैरेक्टर में विलियम डेफो के पहले निकोलस केज को अप्रोच किया गया था, जो कि अब खुद शो के स्पाइडर वर्स की मूवीज में स्पाइडर नॉयर का रोल प्ले करते हैं। लेकिन मूवीज की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक और फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। अब तक तुम जानते ही हो कि मार्वल सुपर हीरो क्रॉसओवर एंड कैमियोज के लिए बहुत फेमस है। टॉबी की स्पाइडरमैन मूवी में भी ह्यू जैकमैन का कैमियो होने वाला था, जो बस आगे की मूवी निकलने वाले थे, लेकिन ये नहीं हो पाता है क्योंकि उनका वुल्वरीन का सूट ही किसी ने चुरा लिया होता है और आगे जाके ये सेम चीज स्पाइडरमैन के साथ भी होती है। उनके सेट से भी 4 सूट चोरी हो जाते हैं, जो कि अकेला $50,000 का होता है। और जैसे इस पे इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि मूवी के सेट से ही सिक्योरिटी गार्ड ने उनको चुराया था, जिसके पास बैटमैन के चोरी किए हुए सूट्स थे, जो कि $1 लाख प्लस के थे। लेकिन फाइनली पुलिस ने उसको धर लिया होता है, जेल में फेंक दिया होता है। मतलब बताओ, चौकीदार ही चोर निकलता है। तो अब फाइनली मूवी की तरफ वापस आते हैं और उसमें भी रैमी ने अपने खुद के क्रिएटिव इनपुट्स डाले होते हैं, जैसे कि पीटर को ऑर्गेनिक वेबिंग देना, जबकि कॉमिक्स में भी पीटर मैकेनिकल वेब शूटर्स को ही यूज करता है। जिसके लिए जब फैंस ने रैमी से इसके बारे में पूछा होता है तो रैमी ने अपने आंसर्स में कहा होता है कि पीटर लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था और उसके लिए इतने रिसोर्सेज इकट्ठा करके एक वेब शूटर बनाना मुश्किल था। खैर, एट द एंड ऑफ द मूवी काफी शानदार बनती है और इसको उस टाइम पे समर ब्लॉकबस्टर का टैग में मिलता है। ये बॉक्स ऑफिस पे $826 मिलियन कमाती है, वो भी 2002 में, जो पिछले साल और अभी तक इस साल की भी किसी भी सुपर हीरो मूवीज ने नहीं कमाई। और इस मूवी का पॉप कल्चर इंपैक्ट इस लेवल का हो चुका था कि सोनी ने ट्रायलॉजी तक का प्लान बना लिया था। लेकिन स्पाइडरमैन 2 की फिल्मिंग से पहले ही टॉबी को बैक में एक बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है, जिससे वो पैरालाइज भी हो सकते थे और उनकी जगह पे जेक ग्लेनहॉल को ऑलमोस्ट रिकास्ट कर लिया जाता है, जो ना आगे जाके एक और स्पाइडरमैन मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होता है। बट बात की बात बाद में करेंगे। तो टॉबी किसी भी हाल में इस रोल को हाथ से नहीं जाने देना चाहते, तो उन्होंने बहुत सारे हेल्थ स्कैन्स कराए और बाद में फाइनली खुद को रोल के लिए फिट प्रूव कर दिया। और इस रोल को वापस दिलाने के लिए उनकी उस टाइम की गर्लफ्रेंड के पापा ने मदद भी करी, जो कि उस टाइम पे यूनिवर्सल पिक्चर्स के हेड थे। लेकिन ये इकलौती दिक्कत नहीं थी जो स्पाइडरमैन 2 के साथ हुई थी। उस टाइम पे सोनी ने एक पोस्टर बॉय बनाया था, जिसमें हम क्लियरली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देख पा रहे हैं और उसी टाइम पे 9/11 टेररिस्ट अटैक भी हो जाता है और पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने पोस्टर को फटाफट एडिट किया होता है और उसके बाद रिलीज किया होता है। लेकिन इन पोस्टर्स को सोनी ने कुछ लोगों से चुरा लिया होता है और इसीलिए पोस्टर्स आज पब्लिकली सब जगह अवेलेबल है, लेकिन इसे मूवीज में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फाइनली स्पाइडरमैन 2 भी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर बनती है, जो कि आज तक स्पाइडरमैन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक मानी जाती है। मूवी ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर भी जीता होता है, जो सुपर हीरो मूवीज के लिए नॉर्मली बहुत रेयर बात है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जो मिक्स्ड रिस्पांस आगे जाके स्पाइडरमैन 3 को मिला था, वही रिस्पांस स्पाइडरमैन 2 को भी मिल सकता था, क्योंकि इस मूवी में भी वो बहुत सारे विलन्स को डालने वाले थे, लाइक लिजार्ड, स्कॉर्पियन, सैंडमैन। और क्या तुम्हें पता है कि एक रिसेप्शनिस्ट था एमजे का म्यूजिक शो पे, जो पीटर को लेट आने और उसको अंदर नहीं घुसने देता, वही सेम बंदा असल में मिस्टीरियो के लिए रूमर्ड था और उसका मूवी में एक इल्यूजन को लेकर डायलॉग भी था। और तुम्हें तो पता ही होगा कि मिस्टीरियो जाना ही अपने इल्यूजन्स के लिए जाता है। तो उस रोल को भी प्ले ब्रूस कैम्पबेल ने किया था, जो सैम रेमी के साथ पहले इविल डेड फ्रेंचाइज में काम कर चुके थे और उस फ्रेंचाइज के वो मेन हीरो थे, जिससे इन रूमर्स को और आग मिल रही थी। लेकिन सैम रेमी को पता था कि अगर वो इतने सारे विलन्स को स्टोरी में फोर्सफुली डालेंगे तो ऑडियंस ढंग से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी, इसलिए इसमें सिर्फ डॉक ओक को ही मेन विलन की तरह रखा गया था। आज भी मोस्ट पॉपुलर मूवी स्पाइडरमैन 3 ही है, जिसकी मेकिंग के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो दरअसल ये मूवी पहले 1-2 पार्ट की तरह ही प्लान की गई थी, जिसमें स्पाइडरमैन के मल्टीपल विलन्स होने वाले थे, जैसे कि हैरी का ग्रीन गॉब्लिन, सैंडमैन और साथ ही साथ वल्चर भी। लेकिन मेकर्स को भी क्लिफहैंगर नहीं मिल रहा था, जिससे वो मूवी को डिवाइड नहीं कर पाते, जिससे कि अगले पार्ट को देखने के लिए ऑडियंस में एक्साइटमेंट हो। तो उन्होंने स्क्रिप्ट को रीराइट करके इसे एक ही मूवी की तरह लिखा होता है। अब देखो, अब तक ना मूवीज में वही विलन आए थे जो सैम रेमी को पसंद थे, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक और सैंडमैन, क्योंकि इनमें एक चीज कॉमन थी, इनमें से कोई भी कन्वेंशनल सुपर हीरो विलन नहीं था, सबका एक ह्यूमन कनेक्शन था और इसी वजह से अब तक कोई भी फेवरेट विलन नहीं आया था। और इसी के चलते प्रोड्यूसर्स ने रेमी को फोर्स किया था वेनम को डालने के लिए, जो कि रेमी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो वेनम को 4th पार्ट के लिए बचा के रखना चाहते थे। लेकिन एट द एंड वेनम को 4th एडिशन मूवी में हो जाता है और इवेंचुअली मूवी का रिस्पांस भी बहुत मिक्स्ड
रिव्यूज से भरा होता है। इवन फ्रॉम द जनरल ऑडियंस बेशक बॉक्स ऑफिस पे मूवी कमाई अच्छी कर लेती है, लेकिन इस मूवी की एक स्पेशल बात यह है कि ब्रिज डलस हॉवर्ड जो ग्वेन स्टेसी का रोल करती है मूवी में, उन्होंने अपने सारे स्टंट्स खुद करे होते हैं, इवन बिल्डिंग से गिरने वाले भी, जबकि वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है। जिसके बाद स्पाइडरमैन 4 अनाउंस हुई थी, जिसमें रेमी फेलिसिया हार्डी की ब्लैक कैट को लाने वाले थे, जिसका रोल नन अदर देन एनी हैथवे करने वाली थी। लेकिन खराब रिव्यूज के चलते सोनी अब उतना इंटरेस्टेड नहीं होता और सैम रेमी ने भी प्रोजेक्ट से एग्जिट कर लिया होता है, जिसके चलते स्पाइडरमैन 4 कैंसिल हो जाती है और एनी हैथवे इसकी जगह डार्क नाइट रीज में कैट वुमन का रोल करना चाहती थी। लेकिन सोनी को डर था कि अगर वो विदिन 2-3 साल को स्पाइडरमैन का प्रोजेक्ट नहीं ला पाएंगी तो उन्हें स्पाइडरमैन के राइट चले जाएंगे, तो इन्होंने बिना किसी देरी के ही फटाफट स्पाइडरमैन को रीबूट अनाउंस कर दिया होता है अमेजिंग स्पाइडरमैन के नाम से। अब मूवी के डायरेक्टर के लिए सोनी के फर्स्ट चॉइस थे मार्क वेब, जिन्होंने सोनी के लिए 500 डेज ऑफ समर बनाई थी, जो कि आज भी दिल से दुखी आशिकों के लिए आइकॉनिक मूवी है। और उन्होंने डायरेक्शन के लिए बिना किसी डाउट के साइन भी कर लिया गया था, जबकि वो फॉक्स के लिए वो उस टाइम पे एक्स-मैन की मूवीज बना रहे होते और वो उन फिल्मों को छोड़ के आए थे। अब स्पाइडरमैन की कास्टिंग के लिए काफी सारे एक्टर्स को कंसिडर किया गया था। आज की जनरेशन के बेस्ट एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन को एज वेल एज एरन टेलर जॉनसन भी थे, जिन्होंने आगे जाके एमसीयू में क्विक सिल्वर का रोल प्ले किया था। लेकिन डायरेक्टर के दिमाग में स्क्रिप्ट लिखते वक्त एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन के लिए परफेक्ट चॉइस लगे थे, क्योंकि एंड्रयू खुद कहते हैं कि वो पीटर पार्कर से काफी रिलेट कर पाते हैं। एज वेल एज उनके ऑडिशंस भी मेकर्स को बहुत पसंद आए थे, तो फाइनली उनको कास्ट कर लिया जाता है। Who is my favorite actor to portray Spider-Man? Yeah, it's a caveat answer, I'm afraid. Tobey was my guy. Toby on. I was in drama school and I was watching his films when I was a young impressionable. अब मार्क वेब स्पाइडरमैन की कोर को सेम रखते हुए अपना एक नया स्पाइडरमैन लाना चाहते थे और उसका सबसे पहला पार्ट था मार्क जेन वॉटसन की जगह ग्वेन स्टेसी को पीटर में मेन रोमांटिक इंटरेस्ट को रखने के लिए। और उसकी कास्टिंग में भी फेमस एक्ट्रेस कंसिडर की गई थी लाइक एमा रॉबर्ट्स, लेकिन आखिर में एमा स्टोन को ही फाइनल कर लिया जाता है। और एंड्रयू और एमा की केमिस्ट्री भी ऑडिशन में बहुत ऑर्गेनिक लग रही होती है, जिसके बाद दोनों डेट करना भी चालू कर देते हैं। इसके साथ साथ मार्क वेब ने मूवी को जितना क्लोज टू रियलिटी लाया जा सकता था उतना लाने की कोशिश करी थी, जैसे कि वो वेब शूटर्स को भी वापस लाए थे और उनका रीजन था कि वो पीटर को एक क्रिएटिव इंसान की तरह दिखाना चाहते थे, जो लोअर मिडिल क्लास होने के बाद भी आराम से वेब शूटर्स बना सकता है, जैसा कि सेम टू सेम कॉमिक्स में भी दिखाया था। इसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 का डेवलपमेंट चालू हुआ था और मेन विलन के लिए लिजार्ड को फाइनल किया जाता है, जिसका रोल रीज इफेंस को दिया जाता है। और उन्होंने अपने रोल के प्रिपरेशन के लिए सारे काम को एक हाथ से करना चालू कर दिया था, लाइक टाई बांधना, कॉफी बनाना। इसके अलावा मेकर्स ने लिजर्ड के लिए बहुत सारे एक्चुअल रेप्टाइल्स के मूवमेंट्स और बिहेवियर को भी स्टडी किया था, जिससे वो वीएफएक्स को एकदम परफेक्टली पुल अप कर पाए। साथ ही साथ एमा स्टोन ने एज एन इंटर्न एक रेप्टाइल स्टडी में भी काम किया था, जिससे वो अपने रोल को और अच्छे से प्ले कर पाए। स्पाइडरमैन के सूट पे भी बहुत काम किया गया था और एंड्रयू ने लगभग 56 सूट्स को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद एक परफेक्ट सूट को लॉक किया गया था। एंड नो डाउट ये आज तक के स्पाइडरमैन का बेस्ट सूट है। मूवी के रिसेप्शन बॉक्स ऑफिस पे तो काफी अच्छा था, लेकिन क्रिटिक्स ने मूवी को अबव एवरेज टाइप रिव्यूज ही दिए थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी जो ऑडियंस ने ऑलरेडी टॉबी वाली स्पाइडरमैन में देखी थी, लाइक स्पाइडरमैन का नर्ड होना, अंकल बेन की डेथ, मेन विलन पीटर का ही एक करीबी होना और उन्हें यूनिक नहीं लगना। लेकिन अगर असली में कुछ अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज में यूनिक और अमेजिंग हुआ था तो वो थे स्विंगिंग सीन्स, और ये आराम से बाकी स्पाइडरमैन मूवीज के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया स्विंगिंग सीन्स थे। लेकिन एंड्रयू गारफील्ड को लेके ऑडियंस में ठीक ठाक से ही रिसेप्शन था और उसका मेन रीजन था टॉबी से कंपैरिजन। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो कुछ एस्पेक्ट्स में टॉबी से भी बेहतर था, लाइक स्पाइडरमैन का ह्यूमर पार्ट एंड्रयू ने परफेक्टली प्ले किया था और एंड्रयू का सूट भी सबसे ज्यादा कूल था और नो वे होम के टाइम पे भी सबसे अच्छा रिसेप्शन एंड्रयू को ही मिला था। खैर फर्स्ट पार्ट ने इतने पैसे कमा लिए थे कि मेकर सिर्फ सेकंड पार्ट नहीं बल्कि अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के अराउंड पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने वाले थे, जो कि एमसीयू से भी भिड़ने वाला था। अमेजिंग स्पाइडरमैन 4 के ही 4 पार्ट्स प्लान किए गए थे, जो कि 2016 और 2018 में आने वाले थे। साथ ही साथ 2 सिनिस्टर 6 के स्पिन ऑफ भी प्लान किए गए थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि सोनी सैम रेमी को भी टॉबी मैकगायर के साथ एक और ट्रायलॉजी के लिए वापस बुलाना चाह रहा था, जिसके बाद वो दोनों यूनिवर्स का क्रॉसओवर कराने वाले थे। लेकिन सेकंड पार्ट का रिसेप्शन उस टाइम पे इतना बुरा था कि उनके सारे प्लान्स बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद यूनिवर्स तो छोड़ो, मूवी का थर्ड पार्ट ही आज तक रिलीज नहीं हो पाया, क्योंकि सोनी ने पहले की तरह फिर से फोर्स्ड एडिशंस कराए और मूवी में जैसे कि हैरी का ग्रीन ग्लोबलिन जो छुछुंदर जैसा दिखने वाला था, जिससे डर लगना छोड़ो ऑडियंस को घिन आने लगी थी और पूरी मूवी को अलग ही बना दिया था। लेकिन मूवी में कुछ स्पेशल चीज भी है, लाइक इस मूवी में जो फेमस टाइम स्क्वायर वाला सीन है जहाँ पे इलेक्ट्रो पहली बार आता है, वहां पे एक फ्रीज होने वाला सीन है, वो सारे सपोर्टिंग एक्टर्स ने असल में किया था इंस्टीड ऑफ स्टॉप मोशन, जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ के लायक
सके। बाकी मूवी में स्पाइडरमैन के कॉमिक्स वाले कैरेक्टर की बहुत सारी हिंट्स ड्रॉप हुई थी, जिससे क्लियर हो जाता है कि सोनी अपनी औकात से बढ़ के सपने देख रही थी। जैसे कि मूवी जो साइंटिस्ट इलेक्ट्रो पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो असल में कैमेलियन वाला कैरेक्टर, और मूवी एंडिंग में जो आदमी हैट पहन के आ रहा होता है वो वल्चर प्ले करने वाला था। और ऑस्क्रोप में घुस के जब वो डेटा में देखता है तो उसको दुनिया भर के स्पाइडरमैन विलन्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्कॉर्पियन, मॉर्बियस, क्रेवन एंड हंटर। इसके अलावा कैट वुमेन यानी कि फिलिसिया हार्डीमू मूवी में फीचर होने वाली थी ऑस्क्रोप में किसी एम्प्लॉय की तरह, जिसका पहला सिग्निफिकेंट रोल होने वाला था। और मेकर्स ने पहले मैरी जेन वर्टसन को भी ऐड करने का प्लान किया था, जिसका रोल शेलिन वुडली ने किया था, और इसकी शूटिंग भी हो गई थी, लेकिन मेकर्स ने इसको फाइनल डेट से निकाल दिया था। और ऐसे ही एक और डिलीटेड सीन था जिसमें पीटर का बाप जिंदा वापस आ जाता है, और ऐसे ही बहुत सारे स्क्रिप्ट्स और एडिट चेंजेस की वजह से मूवी में खिचड़ी पक गई थी। और सोनी को रियलाइज हो गया था कि वो खुद के दम पे स्पाइडरमैन का यूनिवर्स नहीं खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि वो दूसरी बार सिनिस्टर 6 के कॉन्सेप्ट पे मूव चुके हैं। और इसी वजह से उन्होंने मार्वल के साथ डील करी थी, जिसकी वजह से अब स्पाइडरमैन MCU में आ पाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस डील के पीछे की। तो हुआ क्या था कि 2014 के एंड में सोनी के कंप्यूटर्स हैक हो गए थे, जिससे लीक हो गए थे कि एमी पास्कल कुछ टाइम से MCU के केविन फेज से इन टॉक्स है और वो स्पाइडरमैन को MCU में लेके आएंगे। लेकिन मूवीज के प्रॉफिट्स में सोनी का शेयर 95% के अराउंड रहेगा और मर्चेंडाइज या फिर टॉयज का सारा प्रॉफिट मार्वल के पास जाएगा। और ये डील फाइनली लॉक भी हो गई थी। एक और नए स्पाइडरमैन के लिए कास्टिंग भी चालू हो गई थी, जिनमें बहुत सारे ऑडिशंस के बाद टॉम हॉलैंड को लिया गया था, क्योंकि वो स्पाइडरमैन के लिए सबसे परफेक्ट लग रहे थे। जिसके साथ उनको जिम्नास्टिक्स भी आता था और वो बहुत सारे स्टंट अपने आप पे बिना बॉडी डबल के पुल अप कर लेते थे। बट यहाँ पे एक शर्त ये भी थी कि उनको लड़कियों वाली चड्डी थोंग पहनने को दिया गया था। You'll never guess what Tom Holland had to wear along with the Spider-Man suit. I have to wear a thong underneath, and other than that, that's it. You know, the first time they ever gave me the thong, they were like, "Here, put this on." I was like, "No, why would I wear a thong?" And they were like, "Yeah, you have to because it makes the suit look better, and I'll never be the same." बट MCU में स्पाइडरमैन को थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट देना पड़ा, क्योंकि वो वापस से अंकल बेन वाली कहानी नहीं दिखाना चाहते थे जो ऑलरेडी सब देख चुके थे। ना इधर पीटर को मेंटोर के लिए टोनी स्टार्क को चूज किया और स्पाइडरमैन होमकमिंग के ट्रेलर और पोस्टर में ये भी टीज किया कि आयरन मैन और स्पाइडरमैन साथ ही उड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई सीन मूवी में नहीं था और ना ही सिर्फ मार्केटिंग के लिए। इसके अलावा अभी भी स्पाइडरमैन में राइट सोनी के पास ही। तभी वो स्पाइडरमैन के MCU में आने के बाद भी स्पाइडरमैन से रिलेटेड बहुत सारे कैरेक्टर्स को नहीं आने दे रहे थे और इसी वजह से स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर की गर्लफ्रेंड लिज होती है, जिसका कॉमिक्स में पीटर ने कभी भी रिलेशन नहीं था। और इधर MJ का भी फुल नेम बदल के मिशेल जोनस कर दिया गया था। इसके अलावा मूवी में मेन विलन वल्चर था, जिसको काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। लेकिन उनसे पहले मैथ्यू मैकॉग्नी जो इंटरस्टेलर के लीड एक्टर थे, वो भी इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले करना चाहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, डेयर डेविल के किंगपिन वाले कैरेक्टर विंसेंट डी नॉर्फियो भी इसमें आना चाहते थे और मार्वल के ईस्टर एग्स देने वाली आदत है, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा था, जहां उन्होंने एक सीन के लिए एरन डेविस के कैरेक्टर को दिखाया था, जो कि कॉमिक्स बुक में प्रॉलर नाम के विलन्स होता है, जो कि माइल्स मोराल्स वाले स्पाइडरमैन जिसको तुमने स्पाइडर वर्स में भी देखा होगा, उसका अंकल ही होता है। देखो, इससे तुम चौक मत जाना अगर आगे जाके तुम टॉम माइल्स मोराल्स को MCU में एंट्री लेते हुए देख लो। इसके अलावा तुमने टॉम की मूवीज में भी जितने भी सूट्स देखे होंगे वो सारे प्रैक्टिकल थे, सिर्फ सिविल वॉर और आयरन स्पाइडर वाले सूट्स को छोड़ के। एक और फन फैक्ट बताऊं, जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में जो पीटर की AI वाली वॉइस थी, उसको जेनिफर कॉनेली ने दिया था, जो कि रियल लाइफ में भी विजन के एक्टर पॉल बेटनी की वाइफ है। और मूवी में जो फ्लैश का एक्टर जिसने अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले किया था, वो भी इस रोल की वजह से बहुत ट्रोल हुआ था। इवन डेथ थ्रेट्स तक आने लगे, तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। लोग कैरेक्टर और एक्टर में फर्क ही नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो इस वाले स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड को ही झेलना पड़ा था, क्योंकि सब उनको स्पाइडरमैन से ज्यादा स्पाइडर बॉय मान रहे थे, क्योंकि वो टोनी स्टार्क के टेक पे हद से डिपार्टमेंट ऑफ होमकमिंग एंड फार फ्रॉम होम, स्पेशली में फार फ्रॉम होम में तो स्टार्क टेक्नोलॉजी ही पीटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि मिस्टीरियो उसको पीटर से मैनिपुलेट कर लेता है, जिसको आगे जाके ग्लेन हॉल ने प्ले किया होता है, जो टोबी को रिप्लेस करने वाले थे, जो कि स्पाइडरमैन 2 में फाइनली जाके स्पाइडरमैन का ही विलन प्ले करते हैं। इसके अलावा मार्वल टॉम से उनकी चीजों को स्पॉइल कराने वाले आदत भी बहुत परेशान थी, इसलिए जब फार फ्रॉम होम और एंड गेम साथ में शूट हो रही थी तो टॉम से स्क्रिप्ट की डिटेल्स को छुपा के रखा गया था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली टोनी स्टार्क की डेथ को। खैर, इन सब चीजों के बाद मूवीज को रिसेप्शन ओवरऑल अच्छा ही मिलता है और बॉक्स ऑफिस पे भी वो चल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मार्वल को क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है कि इसको नो वे होम में बहुत हद तक सही कर दिया था। अब नो वे होम पे आए गए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नो वे होम ही थी जो MCU की लास्ट एंड गेम की हाइप की फील देने वाली मूवी थी, जिसको देखने के लिए सब एक्साइटेड थे, इंक्लूडिंग टॉम हॉलैंड भी थे। The most incredible experience of my career. I was in the Avengers. That's great. Thank you. What is that?
Wait, you don't have the Avengers? Is that a band? Are you in a band? And I remember we were shooting this scene, which was really emotional, like a really, really emotional scene. So I went up to Andrew and Toby. I nearly said Spider-Man and Spider-Man. And I basically just said, thank you for being here. Thank you for taking the time to be a part of this, you know, incredible opportunity. It means the world to me. And we all embraced and we all started crying. And I remember the writers sort of seeing that, being like, yep, that's how we're going to end the film. That's brilliant. Well done, Tom. MJ. Thank you. मूवी के आने के सालों पहले से ही साथ में तीनों स्पाइडरमैन के आने की रूमर चालू हो गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग भी कह रहे थे कि टोबी अब एक्टिंग से सेमी रिटायर है और एंड्रयू ने भी मेन स्ट्रीम मूवीज करना बंद कर दिया था। साथ ही साथ वो सोनी से मिले ट्रॉमा के बाद स्पाइडरमैन की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। एंड नो वे होम से पहले सोनी और मार्वल की डील भी खत्म हो गई थी, जिसका मतलब था कि स्पाइडरमैन वापस से सिर्फ सोनी के अंडर ही आने वाला था। और इसीलिए हुआ क्योंकि मार्वल के प्रॉफिट्स का बस 5% मिलता है, जबकि केविन फेज का वर्कलोड उससे बहुत ज्यादा था। लेकिन सोनी ज्यादा प्रॉफिट शेयर करने को रेडी नहीं था। लेकिन पब्लिक बैकलैश के बाद टॉम हॉलैंड ने रियल सुपर हीरो जैसी मार्वल्स और सोनी के हेड्स के साथ बात करी और मार्वल्स को 25% का प्रॉफिट शेयर भी दिलवाया और स्पाइडरमैन को कुछ साल के लिए एमसीयू के अंडर रखवा भी लिया। इसके बाद चालू हुआ नो वे होम सीक्रेट मिशन, क्योंकि अब उनको 2 ओजी स्पाइडरमैन के साथ शूटिंग करनी थी बिना किसी को आइडिया लगे और उन्होंने इस चीज को बहुत ही सक्सेसफुली कर भी लिया। लेकिन उसके बाद जो मार्केटिंग ब्लंडर्स हुए उसकी कोई हद नहीं थी। सबसे पहले तो एंड्रयू गारफील्ड की 4K फुटेज लीक हो गई, जिसको एंड्रयू के सामने से आके बोलना पड़ा कि वो डीप फेक एआई है। इसके बाद तीनों स्पाइडरमैन के साथ में एक भी फोटो लीक हो गई, लेकिन लोगों ने असली कंफर्मेशन मिली जब नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर के ब्राजील वाले वर्जन में लिजार्ड हवा में यूं ही घूम रहा था, जबकि कोई भी नहीं था वहां जिसे क्लियर हो गया था कि यहाँ मार्वल ने सीजे स्पाइडरमैन हटाया। और ये सच में हुआ भी था। जब फर्स्ट डे सारे फैंस ने मूवी को देखा तो एंड्रयू और टोबी के लिए क्रेजी थिएटर रिस्पॉन्स था और एंड्रयू को भी फाइनली मच डिजर्व्ड एप्रिसिएशन मिल गया, और जो कि उन्हें पहले नहीं मिला था, जो कि टोबी से कंपैरिजन करके एंड्रयू को ट्रोल करने वाले थे और लोग गायब भी हो गए थे। बाकी टोबी और एंड्रयू के अलावा मूवी में जितने विलन्स थे उनमें इलेक्ट्रो को वापस लाने के लिए जेमिर फॉक्स भी इसलिए कन्विंस हुए थे क्योंकि उनको कॉमिक एक्यूरेट येलो कलर वाली पावर्स मिल गई थी। लेकिन वही अगर लिजार्ड और सैंडमैन की बात करूं तो उसके लिए एक्टर्स ने सिर्फ अपनी वॉइस दी थी और वो सेट पर आए भी नहीं थे, और उनकी मूवीज में जितने भी फुटेज थे वो या तो सीजीआई थे या फिर रीयूज फुटेज। बाकी मूवी में मिस्टीरियो को वापस लाने के लिए प्लानिंग चल रही थी और डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस मिस्टीरियो का एक कॉन्सेप्ट आर्ट भी लीक हुआ था। एंड एक टाइम पे जब ये मूवीज इतनी एम्बिशियस नहीं थी तो इस मूवी का मेन विलन क्रेवन और हंटर होने वाले थे, जिसको पहले ब्लैक पैंथर में भी टीज करने का प्लान किया गया था। लेकिन सोनी एक राइट्स वाले लफड़े की वजह से दोनों चीजें नहीं हो पाती है। बाकी मैं कैमियो की बात करूं तो इस मूवी में टोनी स्टार्क की बेटी मॉर्गन स्टार्क को कैमियो होने वाला था, जो सूट में भी हो चुका था। लेकिन मार्वल ये बात अच्छे समझ चुका था कि टोनी स्टार्क कहीं ना कहीं पीटर के ऊपर शैडो की तरह बन चुका है। इसी चीज को वो लोग नो वे होम में पूरी तरह से डिसलोकेट करने वाले थे। अब अगर मैं फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात करूं तो ये टॉम हॉलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी और वो उनके एज ए स्पाइडरमैन इमेज फिक्स करने के लिए एक प्रॉपर फुल फ्लेज मूवी है। नो वे होम में टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को बहुत तगड़ा कैरेक्टर आर्क दिया गया था, जो हर स्पाइडरमैन के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे कि टोनी स्टार्क के टेक से पूरी तरह से हाथ धोना, ऑन्ट मे का मरना और फिर ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी के बारे में सीख जाना। एमजे और उसके दोस्त नेड उसको पूरी तरह भूल चुके थे और अब टॉम अकेला और डिप्रेस्ड हो चुका था, जो ऑडियंस से हमेशा देखना चाहती थी, और वो टॉम को फाइनली स्पाइडर बॉय की जगह स्पाइडरमैन की तरह देखने लगी। इसके अलावा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को जितना भी प्रमोशनल मटेरियल आया था वो प्रॉपर ओजी स्पाइडरमैन वाली फील देता है, साथ ही साथ कॉमिक एक्यूरेट भी है, तभी मूवी की एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रही है। राइटफुली आज स्पाइडरमैन को मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो के वर्ल्ड कहना गलत नहीं होगा। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।